एक गर्म जून की दोपहर, चंपा देवी जमीन पर गिरी पड़ी है। पूरा परिवार घबराया हुआ है और उनके चारों ओर खड़ा है। सविता के चेहरे पर अपराध बोध है, आंखों में आंसू हैं। मैंने तो बस रजाई हटाई थी। मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? चंपा देवी की सांसें तेज हैं, आंखें बंद हैं। माँ, माँ आंखें खोलो माँ, कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। दादी, दादी उठो ना, दादी। सविता रसोई में चाय बना रही है। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा है। पंखा पूरी स्पीड पर चल रहा है, फिर भी गर्मी असहनीय है। अरे बाप रे, इस लुधियाना की गर्मी में क्या करूं? मायके में ऐसी गर्मी कभी नहीं लगती थी। कूलर भी जैसे गर्म हवा फेंक रहा हो। तभी रमेश अंदर आता है। क्या हुआ जाने मन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कोई बात है क्या? क्या बताऊं, तुम्हारी माँ ने अभी तक अपने बिस्तर से वो मोटी रजाई हटाई ही नहीं। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ उनको कि गर्मियों में रजाई की जगह चादर काफी है, पर वो है कि मेरी मानती ही नहीं है। अरे यार तुम भी ना, क्या फालतू की बातें लेके बैठ जाती हो। अरे माँ की उम्र हो चुकी है, अब इस उम्र में ना ठंड ज्यादा लगती है तो ओढ़ के सो जाती है। क्या हो गया? तुम भी फालतू की बातें सोचती रहती हो। हाँ, ठंड और इस तपती गर्मी में हद है। कल रात मैंने पंखा थोड़ा तेज किया तो ऐसे चिल्लाई जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। बिट्टू दौड़ता हुआ आता है। मम्मी, मम्मी, दादी बुला रही है, कह रही है सर में दर्द हो रहा है। सविता एक गहरी सांस लेती है और चाय का कप उठाकर चंपा देवी के कमरे की ओर बढ़ती है। चंपा देवी अपने कमरे में रजाई ओढ़े लेटी है। पंखा धीमी गति से चल रहा है। माँ जी, चाय ले आई हूँ, थोड़ी गर्म है, जैसी आपको पसंद है। रख दो वहीं। अरे बेटा बिट्टू, बेटा जरा पंखा धीमे कर दे। बहू, तुम्हें भी मैंने कितनी बार बताया ना कि तेज हवा में ना मुझे सर्दी लग जाती है। पर माँ जी, बाहर 45 डिग्री तापमान है। आपने इतनी मोटी रजाई ओढ़ रखी है, कोई भी बीमार पड़ जाएगा। हाँ हाँ, तुम्हें तो सब पता है। हमारे जमाने में ना लोग गर्मियों में भी ना रजाई ओढ़ते थे, कभी तो कोई बीमार नहीं पड़ा। आजकल के बच्चे ना बस एसी कूलर ही जानते हैं, थोड़ी सी भी गर्मी नहीं सह पाते। सविता मन ही मन गुस्सा होती है पर चेहरे पर मुस्कान लाती है। माँ जी, मैं कह रही थी कि रजाई की जगह सिर्फ चादर। बस करो, जब से आई हो ना बस मेरी आदतें बदलने पे लगी पड़ी हो। अरे और कुछ काम नहीं है क्या? हमारे घर में ना हमेशा से ही ऐसे ही रजाई रही है। इसी समय काकी आ जाती है। क्या हो रहा है भाई? चंपा, तबीयत ठीक है ना? मैं तो बस हाल चाल पूछने आ गई। आओ आओ बैठो। देखो ना, ये मेरी नई नवेली दुल्हन ना पुरानी परंपरा को बदलने की कोशिश कर रही है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी घर की सारी परंपरा बदल जाएगी और ये रजाई भी निकाल के फेंक देगी किसी दिन। अरे बाप रे, क्या जमाना आ गया है। हमारे वक्त में तो बहुएं सास के कहे पर चलती थी। सविता का धैर्य जवाब दे रहा है। शाम का समय, रमेश ऑफिस से लौटा है और सविता रसोई में रोटियां बना रही है। अरे क्या बताऊँ तुम्हें, आज ऑफिस में एसी के सर्विस वाले आए थे। पूरे दिन एसी बंद था और गर्मी में और पसीने में हालत खराब हो गई। हाँ, और तुम्हारी माँ अभी भी रजाई ओढ़े है। मैंने तो हार मान ली है। यार तुम्हारी हर बात मेरी माँ पे क्यों आ जाती है? फिर वही बात लेकर बैठ गई तुम। अरे माँ की उम्र है यार, इस उम्र में होता है ये सब। उनका मन है, उनको गर्मी लगेगी तो हटा लेंगी। क्यों तुम छोटी सी बात का बतंगर बनाती रहती हो? शांत रहा करो। कब? जब मैं गर्मी से पागल हो जाऊंगी तब। पूरे घर का तापमान बढ़ा हुआ है क्योंकि उनके कमरे में हम कूलर नहीं चला सकते, और वो मोटी रजाई, मुझे तो देखकर ही पसीने आ जाते हैं। चंपा देवी कमरे से बाहर आती है, जिसकी वजह से सविता रमेश की बातचीत रुक जाती है। क्या फुसफुसा रहे हो तुम दोनों? मेरे बारे में बात हो रही है क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सब पता है बहू कि तू मेरी रजाई से बहुत परेशान है, पर तुझे क्या पता मेरे जोड़ों में कितना दर्द रहता है, और बिना रजाई के तो नींद ही नहीं आती मुझे। माँ जी, मैं तो बस कुछ नहीं, रहने दे तू। एक तो मेरा सर दर्द इतना हो रहा है ना कि बताया भी नहीं जा सकता, लेकिन तुझे क्या ही फर्क पड़ता है। अपने कमरे में जाती है। अब क्या करें? अगली सुबह सविता सोच में डूबी है। तब इसके दिमाग में एक विचार आता है।
मुझे एक उपाय सूझा है। वो बाजार जाकर एक हल्की ग्रीष्मकालीन रजाई खरीदती है जो गर्मी में भी आरामदायक हो। लेकिन घर लौटते समय वो देखती है कि मोहन चाचा यानी कि चंपा के देवर घर पर आए हुए हैं। अरे सबिता बेटी, कैसी हो? नमस्ते चाचा जी, आप अचानक कैसे? चंपा ने फोन किया था, कह रही थी तबीयत ठीक नहीं है। ये भी कह रही थी घर पे उसका कोई परवाह नहीं करता। सविता का चेहरा उतर जाता है। चाचा जी, ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल। अंदर जाकर सविता देखती है कि चंपा देवी मोहन से बातें कर रही है। भैया जी, आपसे किसने कहा कि मुझे परेशानी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस इस गर्मी में ना बहुत जिद कर रही है रजाई हटाने की। चंपा, तुमने तो फोन में कहा था तुम बीमार हो, अब कह रही है ठीक हो। ये सब क्या चल रहा है चंपा? अरे भैया जी, मैं तो बस। खैर छोड़िए। सविता ने अपनी नई खरीदी हुई रजाई दिखाई। माँ जी, मैं आपके लिए एक नई रजाई लाई हूँ। ये गर्मियों के लिए विशेष है, हल्की भी है और गर्मी में आराम भी देती है। मोहन चाचा मुस्कुराते हैं। चंपा देवी नई रजाई को शक से देखती है। ये क्या है? मुझे मेरी पुरानी रजाई ही पसंद है। माँ जी, आप एक बार इसे आजमा कर तो देखिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये नई रजाई। तुम जानती हो ना कि मुझे नई चीजों से एलर्जी है। मुझे वही पुरानी वाली रजाई चाहिए। चंपा, एक बार देखो तो सही, बहू तुम्हारे लिए क्या लाई है। आप भी उसी के पक्ष में हो? अच्छा है, मेरा तो अब कोई है ही नहीं इस घर में। चंपा देवी उठती है और अचानक से चक्कर खाकर गिर जाती है। माँ जी। माँ, दादी। परिवार उन्हें उठाने की कोशिश करता है। सविता पानी लाती है। माँ क्या हुआ आपको? माँ आंखें खोलो माँ। मुझे मेरी रजाई चाहिए। मैं लाती हूँ। माँ जी, आप आराम करें। सविता पुरानी रजाई लाती है, लेकिन चंपा देवी की हालत गंभीर दिखती है। इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। डॉक्टर आते हैं और चंपा देवी को चेक करते हैं। इन्हें हीट स्ट्रोक हुआ है। इतनी गर्मी में इतनी मोटी रजाई कौन ओढ़ता है? इसी के कारण इन्हें ये सब हुआ है। अब इन्हें ठंडी जगह रखना होगा। सब हैरान रह जाते हैं। सविता की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मैं कितनी बार कह चुकी थी, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं। हमेशा माँ अपनी बात मनवा लेती है। कभी नहीं सोचती कि कल को कुछ हो गया उन्हें तो हमारा क्या होगा। पापा, दादी उठेंगी ना? घबराइए मत, इन्हें आराम और ठंडे वातावरण की जरूरत है। 2 दिन बाद चंपा देवी अब बेहतर महसूस कर रही थी। सविता ने उनके कमरे में सब कुछ व्यवस्थित किया। हल्की चादर, पंखा मध्यम गति पर और एक कप गर्म चाय। बहू। जी माँ जी, कुछ चाहिए आपको? नहीं बहू, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि शायद तुम ठीक थी। मुझे अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। माँ जी, मैं आपको समझ नहीं पाई। आपकी आदतें, आपकी परंपराएं, मुझे उनका सम्मान करना चाहिए था। नहीं बेटा, कभी कभी ना पुरानी आदतों को भी छोड़ना चाहिए। अच्छा बेटा, वो नई रजाई कहाँ पर है जो तुम मेरे लिए लाई थी? सविता नई रजाई लाती है। चंपा देवी उसे छू कर देखती है। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत अच्छी है। हल्की भी है और गर्म भी है। सविता मुस्कुराती है। माँ जी, ये आधुनिक तकनीक से बनी है। इसमें तो ना ज्यादा गर्मी लगेगी और ना ही ज्यादा ठंड। तुम्हें पता है, वो पुरानी रजाई मुझे इसलिए पसंद थी ना, क्योंकि वो रजाई ना तुम्हारे ससुर जी ने मुझे दी थी। उनकी आखिरी निशानी है। सविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाई। नहीं बेटी, जो याद रखना है ना, वो दिल में रखा जाता है, बल्कि किसी रजाई में नहीं। और हाँ, आज से हम दोनों ना एक दूसरे की बातें सुनेंगे और बात भी मानेंगे। इसी समय रमेश और बिट्टू कमरे में आते हैं। अरे वाह, दोनों में सुलह हो गई। दादी, आप तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, आज से घर में कोई भी ना मुझसे डरकर बात नहीं करेगा और ना ही कुछ छुपाएगा, समझे? सभी हंसने लगते हैं। काकी भी आ जाती है। अरे वाह, यहाँ तो मौसम बदला बदला लगता है। बदलाव तो जरूरी है, चाहे वो मौसम का हो या फिर विचारों का। घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सविता और चंपा देवी एक दूसरे को समझने लगी हैं। एक परंपरा और दूसरी आधुनिकता, दोनों का सम्मान करते हुए। जानकी ने अपने बेटे सुधीर की शादी सीमा नाम की लड़की से कुछ सालों पहले ही की थी। सीमा को कुछ ही महीने पहले बच्चा हुआ था।
जानकी का घर काफी खुश था। अरे बहू, तूने तो घर आंगन में खुशियाँ ही भर दी। कितने समय बाद घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंज रही हैं। हाँ माँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। कितने समय बाद हमारे घर में खुशियाँ आई हैं। मैं पिता बनकर बहुत खुश हूँ। ये सब पास खड़ी नेहा सुन रही होती है और वो भी बच्चे को देखकर बहुत खुश थी। अरे तू यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही है? इसे नजर लगाएगी क्या? जाकर बच्चे के लिए गर्म पानी लेकर आ, इसे नहला दूं मैं। लगता है ना तुम्हें माँ की बात सुनाई नहीं दे रही है। माँ गलती आपकी भी है। आपने इस नौकरानी को सर पे चढ़ा रखा है। अब तू जाती है या मार खा के जाएगी? अरे आप नेहा से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? वो तो घर का सारा काम करती है और अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकालती। बेचारी का पति उसे छोड़कर जा चुका है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोग उसकी इज्जत ना करें। नेहा, तू जाकर किचन में गर्म पानी कर दे। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ। मैं तो बस युग को देखने लगी थी, कितना प्यारा लग रहा है। लगेगा भी क्यों नहीं, आखिर अपने बाप पर जो गया है। तुझे क्या पता बच्चों के बारे में? तू तो बांझ है ना। मैं गर्म पानी करके लाती हूँ। नेहा घर का सारा काम करती, फिर भी नेहा को जानकी सुधीर की हर बात पर सुनाया करती। सीमा ये सब कई सालों से देख रही थी। सीमा को नेहा के बारे में अपनी सास और पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बुरा लगता है और वो नेहा का हमेशा ही सपोर्ट करती है। नेहा भी किसी की बातों का बुरा नहीं मानती। ऐसे ही समय बीत रहा था और युग अब 6 महीने का हो चुका था। एक रोज जानकी के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे जानकी, तू तो पूरे दिन अपने पोते के साथ खेलती रहती है। सही है, तुझे टाइम पास करने के लिए ना एक खिलौना मिल गया। खबरदार, जो मेरे पोते को टाइम पास कहा, टाइम पास तेरा पोता होगा। वैसे भी वो बहुत शरारती है, पूरे मोहल्ले को सर पर उठाकर रखता है, लेकिन मैं अपने पोते को तेरे पोते जैसा नहीं बनने दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तेरा पोता तो राजकुमार है ना, और मेरा पोता तो कूड़ेदान से लाया हुआ है ना। तुझे जैसा सोचना है तू सोच ले और बता कैसे आना हुआ तेरा। सब ठीक तो है ना, या कोई नया समाचार लेकर आई है? नहीं नहीं, कोई समाचार नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही घूमने चली आई थी। जानकी और विमला बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ से नेहा गुजरती है। नेहा को देखकर जानकी उसे डांटते हुए कहती है, अरे तुझे शर्म नाम की चीज है या नहीं? देख नहीं रही है कि घर में कोई आया है? उसे चाय पानी भी पूछ लूं, लेकिन नहीं, तुझे इधर उधर घूमने से फुर्सत कहाँ है? जी माँ जी, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। तुझे कितनी बार कहा है, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम ना लिया कर, और माजी वाजी बोलने की जरूरत नहीं है। तू इस घर की नौकरानी है तो नौकरानी बनकर ही रहे, समझी ना? जानकी के मुंह से ये कड़वे शब्द सुनकर नेहा वहाँ से चली जाती है। अब नेहा के जाते ही विमला जानकी से कहती है, इसे तूने अभी तक यहाँ से भेजा नहीं? अरे अब तो भेज दे यहाँ से, ताकि ये भी अपना घर बसा ले कहीं और जाकर। इसे तो मैं इसके घर भेज दूं, लेकिन इसके माँ बाप खुद इसे रखने के लिए तैयार नहीं है। वो तो इस पर तरस खाकर इसे मैंने यहाँ रखा है। अरे फिर तो तेरा इसे यहाँ रखना बनता भी है। काम करती रहे और खाती रहे, क्या कर सकते हैं जब तेरा नसीब में यही लिखा है। तो जानकी और विमला की बातें सीमा सुन लेती है। तभी सीमा विमला को टोकते हुए कहती है, मैं कुछ समझी नहीं काकी, आप नेहा के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे इसे तो बात बनाने की आदत है, तू कहाँ इसकी बातों में आ रही है? जा बच्चे को सुला दे। समय के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रोज सीमा देखती है कि उसका पति घर की नौकरानी नेहा से उसे यहाँ से चले जाने के लिए कह रहा होता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही मेरे बच्चे से तुम्हें कोई मतलब होना चाहिए। अच्छा होगा तुम मेरे बेटे से दूर रहो। मुझे युग में अपना बेटा नजर आता है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मुझे युग चाहिए। युग मेरा और सीमा का बेटा है, और इस घर का वारिस है, ना कि तुम्हारा बेटा, समझी? तुम बांझ थी, बांझ हो और बांझ ही रहोगी। अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ चुपचाप। मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब मुझे मेरा बेटा युग मिलेगा। और तुम्हारा ये सपना जो है ना, ये तो मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगा, चाहे तुम कुछ भी करो। ठीक है, फिर मुझे सीमा को सारी सच्चाई बतानी होगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ना कि इस घर की नौकरानी जिसे तुम इतने सालों से बदतमीजी करते आए हो, उसे मारते पीटते आए हो और घर की नौकरानी कहकर सीमा के सामने इज्जतदार बनते आए हो। तुम चाहो तो मेरी प्रॉपर्टी में मैं तुम्हें हिस्सा दे दूंगा, लेकिन अपना बच्चा वो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। इतना कहने के बाद सुधीर अपने कमरे में चला जाता है और ये सीमा सब कुछ सुनने के बाद चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है और अपने पति सुधीर से कहती है, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं?
कोई बात हो तो मुझे बता सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो मैं अपने बेटे युग के फ्यूचर को लेके थोड़ा परेशान था। बाकी सब ठीक है। तुमने खाना पीना तो खाया ना? और अगर खा लिया है तो थोड़ा आराम करो। मैं आराम कर लूंगी, लेकिन मैं ये कह रही थी कि क्या हमें नेहा के लिए लड़का ढूंढना चाहिए? हम उसे कब तक यहाँ रखेंगे? जैसा कि माँ बता रही थी कि उसके माता पिता नहीं है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि हम किसी और की जिम्मेदारी क्यों ले? और शादी उसे नहीं करनी है। हमने कहा था उससे, लेकिन उसने मना कर दिया और कहती है मुझे शादी करनी ही नहीं है। अब उसे शादी ही नहीं करनी है तो हम क्यों उसकी बात को लेकर परेशान हो? छोड़ो ना उसे। सीमा देखती है कि उसका पति सुधीर उससे सच नहीं बताता। अब सीमा परेशान हो जाती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने बेटे युग को लेकर भी चिंतित थी। नेहा मेरी सौतन है और मुझे पता ही नहीं था, लेकिन ये भी मुझे सच बताना नहीं चाहते और मैं अपने बच्चों को खुद से अलग नहीं करना चाहती। सीमा को जब पता चलता है कि उसके घर में रह रही नेहा, जिसे सभी लोग नौकरानी कहते आए हैं, वह असल में उस घर की बड़ी बहू और सुधीर की पहली पत्नी थी और उसकी सौतन भी। लेकिन सीमा को इस बात से अनजान रखा गया। जब सीमा का बेटा हुआ तो अब उसे बच्चे की नेहा की इच्छा जागृत होने लगी, लेकिन सीमा भी अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। एक रोज सीमा अपनी सास जानकी और पति सुधीर से कहती है, माँ जी, मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल चुका है और जो भी सच है वो मेरे सामने आ गया है। कैसा सच? क्या मैं जान सकती हूँ? माँ जी, मुझे पता चल चुका है कि नेहा मेरी सौतन है और उसे मेरा बच्चा चाहिए। ये बात सुधीर जी भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे ये बात छुपा कर रखी और मुझे अपने ही पति से झूठ सुनने के बाद ऐसा लगा कि कल को कुछ भी हो सकता है। अरे बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? नेहा तो इस घर की नौकरानी है, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि मुझे सब सच पता है। अब नेहा, तुम सच बताओगी या मुझे सच बुलवाने पर मजबूर करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी सौतन हूँ और सुधीर की पहली पत्नी हूँ। मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। उसके बाद माँ जी ने इनकी दूसरी शादी करवाई और जब युग आया तो इस घर में खुशियाँ आ गई। लेकिन अब मुझे युग चाहिए और मैं इस घर से चली जाऊंगी। लेकिन मैं अपने बेटे को तुम्हें क्यों दूं? बेशक मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने बेटे को तुम्हें सौंपने के लिए नहीं। हम अपने युग को किसी और को नहीं देंगे। बहू, मेरी बात को समझ। लेकिन माँ जी, मुझे तो बच्चा चाहिए, तभी मैं यहाँ से जाऊंगी, वरना मैं आप लोगों पर मारपीट, जबरदस्ती और इतने सालों से मुझे टॉर्चर करके रखना, इन सभी चीज का केस बनाकर आपको अंदर करवा सकती हूँ। अगर तूने ऐसा किया तो मैं खुद तुझे इस घर से निकाल सकती हूँ। नेहा जानकी में खूब बहस होती है और नेहा भी जानकी के घर पुलिस बुला लेती है। लेकिन जब पुलिस आती है और पुलिस को जब सारा मामला पता चलता है तो पुलिस इस केस पर कुछ न कुछ करते हुए नेहा को हिदायत देकर जाती है कि ये बच्चा उसका नहीं तो वो इस बच्चे को मांगना छोड़ दे और खुशी खुशी अपने ससुराल में चैन की रोटी खाए। हालांकि नेहा को जानकी के घर में रहना नामंजूर था और वो वहाँ से चली जाती है बिना किसी को बताए।